मैं और एक बड़ी तैयारी के साथ आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं। बड़ी तैयारी क्या है? बड़ी तैयारी है परिवर्तन की बात करना। परिवर्तन अपने आप में सिर्फ एक शब्द नहीं है। परिवर्तन जीवन का फलसफा है। तब्दीली, बदलाव, चेंज, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किसी ने भी इस बात का महज कुछ महीनों पहले अंदाजा भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा कि एक वायरस की वजह से एक पैंडेमिक जैसी सिचुएशन पैदा होगी और उसकी वजह से पूरी दुनिया बदल जाएगी। पूरी दुनिया के सोचने का तरीका, उसके नजरिए का तरीका, उसके कामकाज का तरीका, उसके रहन सहन का तरीका, उसके आने जाने का तरीका, उसके खाने पीने का तरीका, ये सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा रहा है परिवर्तन कोरोना के प्रभाव से। मेरे लिए भी बहुत बड़ी ये चुनौती थी कि परिवर्तन सीजन 2 शुरू करने की जब हम बात कर रहे थे तो क्या बदले और क्या ऐसा आपके सामने लेकर आए जो आपकी और हमारी जिंदगी को जो मसले जो असर डालते हैं उसको हम बेहतर समझ पाए और ये जान पाए कि अगर कुछ बदल रहा है तो क्यों बदल रहा है, और अगर कुछ बदल रहा है तो क्या हमारे अच्छे के लिए बदल रहा है, और अगर कुछ बदल रहा है जो हमारे अच्छे के लिए नहीं बदल रहा है तो हमें उसमें और बदलाव लाने की जरूरत क्या है। पहला परिवर्तन मैंने क्या किया और वो ये था, आप लोगों का इतना रिस्पॉन्स मुझे पिछली बार मिला, इतना फीडबैक मिला, गंभीर मुद्दे थे, ऐसे मुद्दे थे जो आपकी और हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं, आपसे हमसे जुड़े हुए सीधे मुद्दे थे। हमने बात की पिछली बार पॉपुलेशन की, हमने बात की पिछली बार इन्फ्लेशन की, हमने बात की पिछली बार बेरोजगारी की, ये सारे मुद्दे थे। इस बार भी मुद्दे वो आपके होंगे, यानी कि आपकी जिंदगी पर वो क्या असर डाल रहे हैं। और ये देश हिंदुस्तान कोरोना की बाद की स्थितियों में कैसे बदल रहा है, हम कैसे इसको बदलना चाहते हैं, ये मैं आपके साथ साझा करूंगा अपने तजुर्बों के साथ और अपनी रिपोर्टाज के साथ। यानी कि स्टूडियो नहीं, स्टूडियो से बाहर वहां पहुंचकर देखना, समझना, जानना, आकलन करना, जानकारी देना कि ये बड़े स्तर पर परिवर्तन है क्या। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत के लिए बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, बहुत बड़े बड़े मौके आ सकते हैं। एक मिसाल इसका हम लेते हैं चाइना से। चाइना का रिजेक्शन, और मैं पहले भी अपने कॉलम्स में यह बात कह चुका हूं, अगर वर्ल्ड वाइड होता है, लोगों में नाराजगी है चाइना को लेकर, तो बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि भारत उससे बहुत फायदा ले सकता है। लेकिन क्या यह बात सच है? क्या भारत वाकई उस स्तर की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ ला सकता है, तरक्की ला सकता है जो चाइना ने हासिल की? ये कुछ बहुत गंभीर सवाल है। मौका जरूर है भारत के पास। पूरी दुनिया, और ये मैं स्पष्ट कर दूं आपको, साफ कर दूं आपको, कि पूरी दुनिया जो है वो भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि भारत में लोगों के अंदर स्किल है, काम करने की क्षमता है। भारत में बहुत कुछ प्रगति के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही अगर हम देखें तो आगे बढ़ाने की क्षमता है। भारत का इतिहास अगर हम उठा के देखें पिछले 20 सालों का, और आपको पता है कि मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी पर बहुत काम करता हूं और कोशिश करता हूं कि उसके जरिए जो आर्थिक परिवर्तन है वो आपको समझाऊं। आर्थिक परिवर्तन बहुत बहुत जरूरी होते हैं किसी ऐसे देश के लिए जो हिंदुस्तान की तरह हो, जो एक अपने रास्ते पर चल रहा हो, एक सुपर पावर की इमेज लेकर चल रहा हो, जिसकी उम्मीद की जाती है। तो आर्थिक परिवर्तन बहुत जरूरी है। सर्विस सेक्टर, मैं जानबूझकर इसका जिक्र कर रहा हूं, पिछले 20 सालों को अगर हम देखें, 2 दशकों को देखें, तो सर्विस सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंडिया में। हिंदुस्तान के लोगों ने साबित किया कि वो सर्विस सेक्टर में ना सिर्फ दुनिया में बहुत कमाल के हैं, वो दुनिया से टक्कर ले सकते हैं। तो सर्विस सेक्टर जब भी मंदी आई, जब भी थोड़ी सी आर्थिक क्रिम सिचुएशन पैदा हुई, सर्विस सेक्टर ने हमेशा भारत को आगे बढ़ाया। 2008 इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि सबको पता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी 2008 में आई थी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो भारत की कमजोरी रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
चूंकि हम सब जानते हैं आमतौर पर कि चाइना में कितना उत्पादन होता है, तमाम तरह की चीजें बनती हैं, जिसकी वजह से चाइना पूरी दुनिया के मार्केट को कैप्चर करने की, कब्जा करने की कोशिशें करता रहता है। तो मैन्युफैक्चरिंग उसका एक की एरिया है, उसका एक बहुत तगड़ा एसेट है। अगर ये सब कुछ बदल रहा है, अगर लोग चाइना से माल खरीदने को तैयार नहीं है, अगर चाइना का रिजेक्शन और नाराजगी चाइना के प्रति ऐसे ही हो रही है, तो उसका मतलब तो फिर साफ है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। इसका मतलब तो साफ है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग को जमीनी तौर पर, ग्राउंड पर अच्छा करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आंकड़ों की सिर्फ ये जादूगरी नहीं है, आंकड़ों की सिर्फ ये बाजीगरी नहीं है कि आप अरिथमेटिक बताएं, स्टेटिस्टिक्स बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ क्या रही हो, नहीं, ग्राउंड पर। क्योंकि भारत में एक बहुत 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 बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कमाल का काम करता है। ये हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, ये भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। अगर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, असंगठित क्षेत्र जिसे हम कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उत्पादन का, अगर इन दोनों का मेल होता है तो यकीन मानिए ऐसा नहीं है कि भारत में क्षमता नहीं है चाइना से आगे निकल जाने की। अब एक ये की सेक्टर है जिसकी तरफ देखने की बहुत बहुत जरूरत होगी। दूसरी बात पर अगर हम नजर डालें, जो नए सेक्टर्स हैं, जैसे एविएशन है, इस पर हम बात करेंगे। एविएशन, अब बार बार कहा जा रहा है कि एविएशन जो है इसका एक बहुत बड़ा बूम आ सकता है, क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि लंबी यात्रा अगर करनी है तो ज्यादा महफूज तरीका कोरोना की स्थिति के बाद हवाई जहाज की ही यात्रा है। लेकिन क्या कार्गो प्लस पैसेंजर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कार्गो प्लस पैसेंजर दोनों को लेकर क्या हम एविएशन की तस्वीर बदल पाएंगे? बूम की अपॉर्चुनिटी है, तरक्की का मौका है, बढ़ने का मौका है, लेकिन क्या हम ऐसी नीतियां लाएंगे, क्या हम इंटरनेशनल क्रूड के दामों को देखते हुए क्या हम ऐसे रास्ते अख्तियार करेंगे कि एयरलाइंस बेहतर परफॉर्म करे? एयरलाइंस अच्छी स्थिति में नहीं थी, क्या हम एयर ट्रैवल को जो है वो आम आदमी के लिए और सस्ता बनाएंगे? क्या हम उसकी इकोनॉमिक्स पर रिवर्क करेंगे? क्या हम उस सोच की तरफ आएंगे कि हाँ, हवाई चप्पल वाला जो है वो भी हवाई जहाज में यात्रा करे? तो बात तो हो रही है, बात हो रही है कि साहब एविएशन बहुत अच्छा कर सकता है, हमने इस पर बहुत गौर से इसको समझने की कोशिश की है, लेकिन क्या ऐसा संभव होगा? क्योंकि इन सब चीजों को संभव करने के लिए सरकार की नीतियां कहां आपको लेकर जाती हैं, किस दिशा में आपको लेकर जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक और क्षेत्र की हम बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ी बात इस देश की 1947 से लेकर आज तक है, वो ये है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यानी कि एग्रीकल्चर, कृषि, वो आधारभूत स्तंभ है भारत की अर्थव्यवस्था का। आज भी तकरीबन 65% से ज्यादा आबादी जो है वो रूरल वर्कफोर्स के तौर पर नजर आती है। हमने देखी एक बहुत बड़ी घटना और सबके दिल को दहला देने वाली, सबको दर्द देने वाली, कि किस तरह से लोगों को जो अलग अलग शहरों में जाकर मजदूरी कर रहे थे, वापस पैदल चलकर उनको अपने गांव जाना पड़ा। लेकिन क्या ये जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, इसमें काम मिलेगा उन लोगों को? काम मिलने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो है कृषि। कृषि प्रधान देश हैं हम, लेकिन कृषि में काम क्या हो रहा है? तकनीक के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से क्या काम हो रहा है? ये सब चीजें समझना बहुत बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस पर जब काम कर रहे थे तो समझ में आया कि शोध बहुत अच्छे स्तर पर हो रहा है, रिसर्च बहुत अच्छे स्तर पर हो रही है, नए फॉर्मूलाज जो है वो बहुत अच्छे स्तर पर इजाद किए जा रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि वो पूर्णतः उस फॉर्मूले को किसान तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार बहुत सारे निर्णय ले लिए, अब देखना है कि ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन पैदा करते हैं, कितनी क्रांति लाते हैं किसी तब्दीली में। मिसाल के तौर पर कि अब किसान जो है वो सीधे, उनके लिए जो बायर्स हैं, जो कंपनियां हैं, वो मंडी से उनकी उपज खरीद सकेंगी, बीच में किसी बिचौलिए की, किसी मिडिलमैन की जरूरत नहीं होगी। तो क्या ये परिवर्तन है? अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो क्या हम इतने आधुनिक रास्तों की तरफ जाने को तैयार है, नई शोध के साथ तैयार है कि हम चाइना को मात दे सकें?
ये ध्यान रखिए कि उनका अभी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो हमसे दुगना है। तो कहना ये सब बातें आसान है, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में इन पर काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो काम हो रहा है, जो हासिल किया गया है, वो क्या किसानों तक पहुंचता है। तो ऐसी कुछ बहुत बहुत गंभीर मुद्दे हैं जो इस देश की तब्दीली को, परिवर्तन को, चेंज को डिफाइन कर रहे हैं इस वक्त और आगे के लिए डिफाइन करेंगे। ये है सबसे अहम बात, बदलाव हमारे लिए इस बार सीजन 2 में परिवर्तन का। ऐसे ही जुड़े रहिएगा मेरे साथ जैसे आपने सीजन 1 को सफल बनाया, और मेरे साथ असली मुद्दों पर, बगैर कोई टेलीविजन तमाशा के, असली मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर आप जुड़े रहे हैं। ये मुझे आपके साथ पूरा यकीन और भरोसा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।